जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज एंड हमारा आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 है। एंड आज के इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1, 2 और 3 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एनसीईआरटी पॉलिटी की अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज के इस पार्ट में आपको न्यायपालिका के विषय में पढ़ना है। यहां पर मुख्य रूप से न्यायपालिका के विषय में 3-4 चीजें बताई गई जो कि आपको समझनी है। सबसे पहले न्यायपालिका की भूमिका, शक्तियां और उसकी स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। फिर न्यायपालिका किस तरह से सरकार और नागरिकों के बीच होने वाले विवादों को हल करने का कार्य करती है, यह भी आपको यहां पर समझना है। ओके, अच्छा, पार्ट 1, 2 और 3 में हमने क्या क्या अभी तक एक्सप्लेन किया, एक बार ये भी देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हमने बात की थी प्रमुख नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं। इसमें 3 बातों पर चर्चा की गई थी। सबसे पहला, सरकारी आदेश क्या होता है, फिर निर्णय लेने वाले कौन होते हैं, और तीसरा, राजनीतिक संस्थाओं की हमें आवश्यकता क्यों है। इसके बाद पार्ट 2 में हमने बात की थी संसद की। इसमें बात की गई थी कि संसद की जरूरत क्यों है, संसद की संरचना और संसद के कार्य व उसकी भूमिका पर हमने चर्चा की थी। इसी के साथ पार्ट 2 में ही हमने जो हमारे देश में 3 संस्थाएं हैं, एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं पर चर्चा की थी और साथ ही साथ संस्थाओं की मजबूती और इनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी हमने चर्चा की थी। ठीक है। एंड पार्ट 3 की अगर बात की जाए तो पार्ट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने राजनीतिक कार्यपालिका पर चर्चा की हुई है। इसमें राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, इन तीनों की ताकत, भूमिका और अधिकारों पर भी हमने चर्चा की हुई है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 1, 2, 3 के वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी की क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं, जाकर के अभी आप देख लीजिएगा। एंड हाँ, पार्ट 1 में यहां पर एक सरकारी आदेश का उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण का जगह जगह पर चैप्टर में इस्तेमाल किया गया, जिसे हमने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है, तो आप इसे जरूर पढ़ लेना पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के टॉपिक अर्थात न्यायपालिका पर फोकस करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, हाँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो थोड़ा इसके विषय में आप जान भी लीजिएगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो क्वालिटी कंटेंट एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 10 से 15,000 रुपए के कोर्सेस में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें हम आपको सबसे पहले स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन दोनों को बनाते समय हम काफी रिसर्च करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट करके रखते हैं, जिससे कि उन पर फोकस कर पाए आप और रिवीजन के टाइम पर उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है। साथ ही साथ इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज और क्विज। देखो, इसमें हम आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर एक चैप्टर पर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाए। एंड चूंकि हमारा ये कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम, देखो, इस कोर्स को स्पेशली हमने यूपीएससी वालों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को बेसिक्स के साथ गहराई से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को समझना आपके लिए आसान रहे। एंड चूंकि मैं काफी लंबे समय से यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल एंड हमारे दृढ़ संकल्प ऐप दोनों ही जगह पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप अभी तक की आई हुई क्लासेस देखना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। एंड हाँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी प्ले स्टोर से हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए हैं तो ओनली नोट्स पर क्लिक कीजिएगा। ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो ओनली टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स या किसी एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो वो भी आप पेड कोर्स पर जाकर के परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि कैसा कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हो कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। एंड
हाँ, कूपन कोड अभिषेक मिश्र सर, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर कोर्सेज में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप नोट्स परचेस कर रहे हो तो उसमें भी जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिलेगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्सेज एंड नोट्स को परचेस कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। अभी 25 चल रहा है, आगे जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है न्यायपालिका। अब यहां पर आपको सबसे पहले न्यायपालिका की भूमिका, स्वतंत्रता और इसकी शक्तियों के विषय में समझना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं। अर्थात चैप्टर के स्टार्टिंग में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 27% आरक्षण देने वाली जो कहानी दी गई थी, इसी कहानी को हमें एक बार फिर से यहां पर लेकर के आना है, अर्थात उसे अपने माइंड में रखना है और फिर इसको समझना है। कहा जा रहा है कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार किया। देखो, जो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने की कहानी है, इसमें हुआ क्या था कि सरकार ने आरक्षण देने की बात कही, इसका आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करने के बाद कई सारे लोगों ने खुल करके इसका विरोध किया, बहुत बड़े पैमाने पर। जब विरोध किया, सरकार ने विरोध को नहीं माना, तो लोगों ने क्या किया कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। काफी लंबे समय तक केस चला और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर किसी ने स्वीकार भी किया, सरकार ने भी, जनता ने भी, जिन्होंने अपील की उन्होंने भी, हर किसी ने स्वीकार कर लिया। अब थोड़ा कल्पना करने का प्रयास कीजिए या फिर इमेजिन कीजिएगा कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। यहां पर 4 परिस्थितियां दी जा रही हैं, इन परिस्थितियों में क्या होता, इसको आप थोड़ा सा सोचने और समझने का प्रयास कीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सबसे पहली परिस्थिति कि देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। अगर देश में सर्वोच्च न्यायालय या फिर इस तरह की कोई अन्य संस्था ही ना होती जहां पर सरकार के द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश या किसी भी कानून के विरोध में आप जा सकते हो, अपील कर सकते, तो क्या होता। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, मेरे हिसाब से यहां पर 2 परिस्थितियां हो सकती थी। या तो जनता सरकार के दबाव में रहकर के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करती, या जनता बड़े पैमाने पर विरोध करती और इसका बड़े बड़े दंगे फसाद होने लगते और सरकार ही पलट जाती। ठीक है, 2-3 स्थितियां हो सकती। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या हो सकता था। अगली परिस्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता। यानी कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तो होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में यह पावर ना होता, यह अधिकार ना होता कि सरकार जो कार्यवाही कर रही है उसकी जांच कर पाए या उस पर अपना कोई ना कोई राय दे सके, उस पर सुनवाई कर सके। तो क्या होता, ऐसे में भी या तो जनता सरकार के दबाव में रहती, ठीक है, सरकार जैसा चाहती वैसा कानून बना करके जनता पर लागू करती, या जनता जो है सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्यवाहियां करती कि देश में दंगे फसाद होते और सरकार ही पलट जाती। ठीक है, या फिर कुछ और परिस्थिति हो सकती, इस पर भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तीसरी परिस्थिति है कि उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार होता कि सरकारी आदेश जो भी लागू किए जाएं उन पर न्यायालय सुनवाई कर सके, ठीक है, उनकी समीक्षा कर सके, उनकी जांच कर सके, संवैधानिक जांच कर सके। लेकिन जो जनता है या जो अपील करने वाले लोग हैं वो सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं करते। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी बात कहे, ठीक है, लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष न्याय करेगी। ठीक है, लोगों को यह लगता कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। ऐसे में क्या होता, ऐसे में भी या तो जनता सरकार के दबाव में रहती या सरकार पलटती या भाई देश में बड़े बड़े पैमाने पर दंगे प्रसाद होते। ठीक है, इस पर भी अपने विचार रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हो सकता था। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं। अगला पॉइंट है, यानी कि अगली परिस्थिति दी जा रही है कि भले ही निष्पक्ष फैसला सुना देता, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस पर अपनी लोगों की अपील सुनता, कार्रवाई करता और निष्पक्ष फैसला सुनाता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को स्वीकार ही नहीं करते। तो क्या होता। अब ऐसे में कुछ लोग तो होते हैं ना जिनके मन, हर किसी के मन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग तो चाहेंगे बिल्कुल भी आरक्षण ना मिले, कुछ लोग चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। अब ऐसे में अगर मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को अपील करने वाले लोग मानते ही ना, तो क्या होता। ऐसे में भी वही परिस्थितियां होती, या तो सरकार के दबाव में रहो, ठीक है, या जनता सरकार का बड़े पैमाने पर विरोध करती, आंतरिक विद्रोह हो
सकता था, कई सारी चीजें होती, इस पर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में समझो, ठीक है, कि भाई हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर आखिरकार है क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भूमिका क्या निभाई, ये तो आपने देख लिया। आगे कहा जा रहा है, इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की जरूरत जरूरी माना जाता है। अर्थात किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र में, ठीक है, अगर लोकतंत्र है किसी विदेश में, तो लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका सबसे पहले तो स्वतंत्र रहनी चाहिए, जिससे कि वो निष्पक्ष न्याय कर सके और लोगों को उम्मीद हो कि हम न्यायालय अगर जाते हैं तो हमें निष्पक्ष न्याय मिलेगा। सरकार के दबाव में आकर के न्यायपालिका फैसला नहीं सुनाएगी, हमें क्या है कि न्याय न्यायपालिका से मिलेगा। और दूसरा, न्यायपालिका प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका अगर कोई भी फैसला सुनाए तो उसे हर कोई स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका ने फैसला सुना दिया, आदेश तो दे दिया, लेकिन अपील करने वाले उस फैसले को मान ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है कि न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र होनी चाहिए और दूसरा प्रभावशाली होनी चाहिए, ठीक है। यह जरूरी माना गया है लोकतंत्र के लिए। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। अच्छा, न्यायपालिका का अर्थ क्या है? क्या केवल सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायपालिका है? ऐसा नहीं है। जो देश में विभिन्न स्तरों पर अर्थात विभिन्न लेवल पर हमें कोर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे निचले स्तर पर अगर हम देखेंगे तो स्थानीय स्तर पर न्यायालय है, या फिर जिला स्तर पर न्यायालय, फिर आप ऊपर जाओगे तो आपको हाई कोर्ट मिलेगा, फिर ऊपर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, ठीक है। क्लास 8 के एनसीईआरटी में न्यायालय के ऊपर एक पूरा चैप्टर दिया गया था, जिसमें विस्तार से हमने न्यायालय को कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अलग से दे दूंगा, आप जाकर के एक बार इसे जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी न्यायपालिका की संरचना को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर इतना समझिएगा कि हमारे देश में क्या है, जो मौजूदा अदालतें हैं, ठीक है, एक में विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, जिसमें कई सारी स्तर की अदालतें आती हैं, सारी की सारी अदालतें, ठीक है। सभी अदालतें मिलकर के न्यायपालिका का निर्माण करती हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात एक है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश के मामलों को सुनने का कार्य करता है। फिर आते हैं राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जो केवल एक खास राज्य के मामले को सुनने का कार्य करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मामले सुने जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाईकोर्ट हैं, जो केवल उसी राज्य के मामले को सुनने का कार्य करते हैं। फिर जिला स्तर पर आते हैं जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के कुछ न्यायालय, ठीक है, जो कि जिला लेवल की जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुनने का कार्य करता है। अच्छा, यहां पर एक और खास बात है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब यह है कि अगर जिला स्तर या स्थानीय स्तर के किसी न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया तो उसके खिलाफ आप उसके ऊपर के न्यायालय में अपील कर सकते हो। जैसे कि जिला स्तर के न्यायालय ने अगर कोई फैसला सुनाया और आप उस फैसले से असंतुष्ट हो, अर्थात आपको वो फैसला स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप जा सकते हो उच्च न्यायालय में, ठीक है। फिर उच्च न्यायालय में आप अपील करो, वहां के फैसले से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। क्योंकि हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है, यह न्यायपालिका एकीकृत है, अर्थात सारे न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। जो सबसे बड़ी संस्था है न्यायपालिका की या न्याय व्यवस्था की, वो आपको मिलता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कोई नहीं है, ठीक है। सबसे नीचे आपको मिलती है स्थानीय स्तर के न्यायालय, इसके बाद आते हैं जिला स्तर के, ठीक है, जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, और फिर मिलता है आपको सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो नीचे के न्यायालय से अगर आपको असंतोष मिल रहा है तो आप ऊपर के न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते, आपको वो फैसला मानना ही होगा, ठीक है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होगा। हाँ, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है देश की सभी अदालतों को मानना होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि हाई कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया तो गलत हो गया वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को का ही फैसला मान्य होता है, अंतिम फैसला उन्हीं का होता है, ठीक है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। 4 तरह के विवाद हैं, इनमें से किसी भी तरह के विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सबसे पहले, देश के नागरिकों के बीच अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही, नाम मान लो ए है और एक है बी, ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट आराम से अब इस पर सुनवाई करेगा और फैसला देगा, ठीक है। दूसरा, नागरिकों और सरकार के बीच में लड़ाई हो रही है, जैसा कि आपने देखा ओबीसी कैटेगरी में जो आरक्षण की बात थी, यहां पर लोगों को पसंद नहीं था, सरकार के खिलाफ कोर्ट चले गए, वहां पर सुनवाई की और अपना आदेश
आदेश जारी किया। तो अगर नागरिक और सरकार के बीच में लड़ाई है तो भी न्यायपालिका जो है इसको सुनेगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तीसरा है दो या उससे अधिक राज्यों के बीच, मान लो उत्तर प्रदेश बिहार इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, ठीक है, या उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश और भी कई सारे राज्य, 4-5 राज्यों के बीच में लड़ाई हो गई तो भी सुनवाई कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। तो न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बीच में सुनवाई करती है। इसके अलावा अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो इसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय करता है। याद रखना यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है इसे इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय इसे कहा जाता है हाई कोर्ट, ठीक है। जिला न्यायालय को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने इतना समझ लिया, अब आगे आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझो, ठीक है। आगे कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था अर्थात सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर आप और कहीं नहीं जा सकते। कौन कौन से? फौजदारी और दीवानी मामले में, ठीक है, ये दोनों मामलों में अगर कोई सबसे आखिरी लेवल का, सबसे टॉप लेवल का न्यायालय है तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छा, फौजदारी मामले में क्या क्या चीजें होती हैं और दीवानी मामले में क्या क्या चीजें होती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास 8 के एनसीईआरटी में इस पर हमने बहुत गहराई से चर्चा की थी, काफी टाइम लेकर के। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो न्यायालय वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के जरूर देख लेना। बहुत से टॉपिक वहां पर दिए गए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। प्रश्न बनता है आगे, यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। अगर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो इसके खिलाफ सुनवाई कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ऊपर का जो न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में यहां पर अब कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। अर्थात हमारे देश में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता का मतलब क्या है इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारे देश में न्यायपालिका ना तो विधायिका के अंतर्गत आती है और ना ही कार्यपालिका के, इन दोनों में से कोई भी न्यायपालिका को कंट्रोल नहीं करता। न्यायपालिका अपने खुद मतलब संविधान से न्यायपालिका को ताकत मिलती है। न्यायपालिका को विधायिका या कार्यपालिका से ताकत नहीं मिलती है, न्यायपालिका को ताकत मिलती है संविधान से। संविधान के आधार पर न्यायपालिका चलती है, ना तो विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। जैसे अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका को विधायिका कंट्रोल करती है, न्यायपालिका को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ लिया आपने? तो याद रखना जो न्यायपालिका है हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों के नियंत्रण में नहीं है, अर्थात स्वतंत्र है, ठीक है। न्यायपालिका सरकार के निर्देश से सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती, क्योंकि ये सरकार के अधीन नहीं है और ना ही सत्ताधारी पार्टी के अधीन है। ये किसके अधीन है? न्यायपालिका अधीन है केवल और केवल संविधान के, ठीक है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। आप जिस भी लोकतंत्र में जाओ, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में देखो, अगर आधुनिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र है सही का, तो वहां पर जो न्यायपालिका है वो ना तो विधायिका के कंट्रोल में होगी और ना ही कार्यपालिका की। न्यायपालिका को ताकत मिलेगी संविधान से, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से ताकत मिलती है। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। यह मुख्य रूप से एक लक्ष्य है, ठीक है, आधुनिक लोकतंत्रों का, ठीक है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र बनाने के लिए आपको यह लक्ष्य पाना होगा कि कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र करना होगा, जो कि भारत ने इस लक्ष्य को पा लिया। भारत में जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कार्यपालिका और उससे विधायिका से। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। अच्छा, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, यहां पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है इस पर बात कही जा रही है। अभी हाल के समय में थोड़े से बदलाव हुए हैं, लेकिन इसे आपको डिटेल में समझना होगा। ज्यादा गहराई से हमने क्लास 8 के एनसीईआरटी में चर्चा की है, बट यहां पर जो जानकारी दी जा रही है वो शॉर्ट में है, इसे थोड़ा और समझ लो, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जो राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये दोनों लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन करता है? तो देखो, प्रश्न अगर पूछा है कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? तो भैया प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। किस किस कोर्ट के? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सिर्फ इतने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मशविरा भी इसमें लिया जाता है। सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, प्रधानमंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे
इनके सलाह पर, इनके मशवरे पर ही राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर से एक बार बता रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं, इन दोनों की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आगे व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। पहले क्या था कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश होते थे ये मशविरा देते थे, अब क्या है, अब व्यवहारिक तौर पर क्या कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जिनके पास सबसे अधिक योग्यता होगी, जिनके पास सबसे अधिक एक्सपीरियंस होगा, जो सबसे सीनियर होंगे, ठीक है, वो यहां पर चुनते हैं कि किसे न्यायाधीश बनाया जाए। ठीक है, याद रखना अभी तक क्या था कि भाई प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती थी और मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती थी, लेकिन अब का क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कानून बना दिया गया है, ठीक है, कानून नहीं है, अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया गया है कि भैया जो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे अर्थात सबसे सुपर होंगे जो, ठीक है, उनकी, ठीक है, वो चुनते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। ठीक है, आगे इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। अच्छा, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, जो है आपकी, यानी कि जो आपके विधायक हैं या फिर जो आपके सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनकी दखल की जो गुंजाइश है इसमें बेहद कम रहती है। ठीक है, अब की अगर व्यवस्था देखी जाए, क्योंकि अब वरिष्ठ न्यायाधीश चुनने लगे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप देखोगे राजनीतिक कार्यपालिका की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो वही है, मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, तो वरिष्ठ न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे अर्थात सीजेआई बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, और चीफ जस्टिस जो होंगे वो पहले भी चुनते थे और अभी भी मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इतना समझ लो। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश किसे बनाया जाता है, तो वो मुख्य न्यायाधीश, एक मिनट मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस किसे बनाया जाता है, तो वो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाया जाता है जो सबसे सीनियर होते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको चुनता कौन है, कि किसे, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, बट चुनने का काम किसका है, कौन मशविरा देता है कि भाई इनको न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, तो वो वरिष्ठ न्यायाधीश ही करते हैं। ठीक है, और वरिष्ठ न्यायाधीश ही आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं अर्थात मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च क्या जाता है, एक बार किसी, अच्छा हाँ, अभी भी समझ लो कि जो भी व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है उसे हटाना कितना मुश्किल होता है एक बार न्यायाधीश बनने के बाद। तो एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन गया, जज बन गया, तो उसे हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर आप प्रश्न करो कि भाई हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है, कैसे हटाया जाए, तो उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक इसी तरह से इनको भी अभी तक हटाया नहीं गया, बट प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अगर किसी मान लो ए नाम के न्यायाधीश को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हटाना है, तो आपको सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों से 1/3 बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना होगा। लोगों को वहां पर जो सदस्य बैठे हुए हैं, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, इनको अविश्वास प्रस्ताव में अपना हाथ देना होगा कि हमें इन न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है। कितने, 2/3 सदस्य। ठीक है, एक मिनट, दोनों सदनों से 2/3, हाँ 2/3 बहुमत से 2/3 सदस्य जब ये कहेंगे तभी जाकर के हटाया जा सकता है। और भारत में अगर देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अर्थात किसी भी न्यायाधीश को अभी तक इस तरह से हटाया नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले बिंदु में कहा जा रहा है भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका, अच्छा ये किस आधार पर कहा जा रहा है, ये इसको जो पावर मिली है पावर के आधार पर कहा जा रहा है। मुख्य रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यायपालिका संविधान के आधार पर चलती है और संविधान ने न्यायपालिका जो पावर दी है उसके आधार पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो भारत की जो न्यायपालिका है वो दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या
व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो संविधान बना हुआ है उसी से इनको पावर मिलती है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दोनों को, उच्च न्यायालय को अर्थात हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पर दिया गया है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून, कार्यपालिका की कोई कार्यवाही या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह कि अगर कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है, जो कानून लेकर के आई है या जो भी कार्य कर रही है वो संविधान में दिए गए प्रावधानों के आधार पर नहीं है, अर्थात संविधान के खिलाफ है, तो ऐसी कार्यवाही, ऐसे कानून को अमान्य घोषित कर सकता है न्यायपालिका। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे कोर्ट के पास में पावर है। जैसे कि आप देखोगे अभी उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर बहुत चल रहा था, तो इसके खिलाफ कोर्ट से क्या है कि एक कहा गया कि भाई आप ऐसे ही किसी के घर पर जाकर बुलडोजर नहीं चला सकते। ठीक है, कई सारे क्षेत्रों में न्यायपालिकाओं ने राज्य द्वारा किए गए कार्यों को गलत कहा है, क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो हमारे देश में न्यायपालिका को यह पावर प्राप्त है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, इस तरह जब उसके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। अर्थात जब भी कोर्ट में कोई व्यक्ति अपील करता है कि भाई ये जो कानून बनाया गया है सही नहीं है, आप इसकी जांच करो, या जो भी कार्यवाही हो रही होती है कार्यपालिका की तरफ से, जब भी कोई व्यक्ति अपील करता है कि भाई सरकार इस तरह के कार्य कर रही है, ये असंवैधानिक हैं, तो यहां पर क्या होता है, न्यायपालिका उसकी वैधता, संवैधानिक वैधता तय करने का काम करती है। वो जांचती है कि जो कार्य सरकार कर रही है वो संवैधानिक है या नहीं है। ठीक है, यह अधिकार किसे प्राप्त है, न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है, अर्थात सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जांच करना, न्यायिक जांच करना, न्यायिक समीक्षा करना। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। ठीक है, जो देखो अभी तक क्या है, अभी तक छोड़ो, देखो संसद को यह पावर प्राप्त है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। ठीक है, अब मान लो कि संसद ने संविधान में संशोधन कर दिया, ठीक है, और संशोधन करके जो न्यायपालिका के पास में अधिकार प्राप्त है वो अधिकार छीन लिया, तो न्यायपालिका तो भाई बेकार हो जाएगी हमारे देश में। इसीलिए न्यायपालिका ने यह फैसला किया है, ये फैसला दिया है कि जो संसद है वो संविधान का जो मूल सिद्धांत है, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। और मूल सिद्धांतों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये ऑलरेडी क्लास 8 के एनसीईआरटी में हम आपको बता चुके हैं, और आगे की क्लासेस में इस पर और डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मूल सिद्धांतों पर ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 8 के एनसीईआरटी में ऑलरेडी इस पर हमने 1 घंटा बैठकर चर्चा की थी। ठीक है, अगला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसके मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। एक मिनट, यहां पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि भैया भारतीय न्यायपालिका को जो अधिकार मिले हुए हैं और इसको जो स्वतंत्रता दी गई है, ये दोनों चीजें मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। किसे, भारतीय न्यायपालिका को। एक तो अधिकार दिया गया है, ठीक है, और दूसरा स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, अधिकार और स्वतंत्रता मिलने के बाद जो भारतीय न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों के रक्षक। मौलिक अधिकार कितने, कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बता रखा है कि कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा देश की जनता को दिए गए, कौन कौन से, सब कुछ। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में, रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करता है कौन, अधिकार और स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा, नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, एक मिनट, हाँ, कहा जा रहा है कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। अर्थात देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा जो उसे अधिकार मिले हैं, क्या है, अपने अधिकार जो संविधान ने उसे दिए, अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सरकार ने उसका अधिकार छीन लिया है, तो उसके खिलाफ इस मामले में वो इंसाफ पाने के लिए, अर्थात न्याय पाने के लिए अदालत में जा सकता है। ठीक है, कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसे न्याय प्रदान करेगी। और कोर्ट न्याय कैसे प्रदान करेगी, क्योंकि कोर्ट को यह अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार और स्वतंत्रता किसके पास में, भारतीय न्यायपालिका के पास में। ठीक है, हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। अभी हाल के वर्षों में अगर आप देखोगे, पिछले 10, 12, 15, 20 साल में देखोगे, तो कोर्ट ने कई सारे ऐसे फैसले सुनाए हैं जो कि सार्वजनिक हित में है, यानी कि पूरी देश की जनता के हित में, और मानवाधिकारों के रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए।
लिए, ताकि मानव के अधिकारों की रक्षा हो और सभी को उससे लाभ हुआ। ठीक है, तो कई सारे ऐसे फैसले सुनाए गए। क्यों? क्योंकि भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता को मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा जाता है। आगे, सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है और उससे जनता को या जनता के हित को ठेस पहुंच रहा है, जैसे कि मान लो सरकार आपके राज्य में कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहे जिससे पूरे के पूरे राज्य में प्रदूषण फैल जाए, या पूरे के पूरे राज्य में रोजगार समाप्त हो जाए, या पूरे के पूरे राज्य में अलग तरह की मतलब आपदा आ जाए, तो आप ऐसे में कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और कोर्ट बाई जनता और सरकार के बीच में होने वाले हर मामले की सुनवाई करता है। ठीक है, तो सरकार की कार्रवाई से जनहित को जो भी ठेस पहुंचे, ऐसी स्थिति में आप अदालत जा सकते हो। इसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जनहित याचिका। ठीक है, अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। जो अदालतें हमारे देश में, ये क्या करती हैं? ये सरकार को अपनी शक्ति का, निर्णय लेने की जो शक्ति सरकार को दी गई है निर्णय करने की जनता के लिए, इस शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने का काम करते हैं। क्योंकि जनता ने एक बार सरकार को चुन लिया, ठीक है, अब सरकार 5 साल तक रहेगी। ठीक है, रोज रोज तो जनता उसे बदल नहीं सकती है। अब 5 साल में मान लो सरकार ने कई सारे ऐसे निर्णय ले लिए जनता के पक्ष में नहीं है, तो जनता क्या करेगी? ऐसे में जनता जाती है कोर्ट में, और कोर्ट जो है वो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कंट्रोल करता है, सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का काम करता है। ठीक है, आगे, बेसरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है तो उसे रोकने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। न्यायपालिका ने बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे जनता को न्यायपालिका पर भरोसा। हाँ, हमारे देश में एक चीज है कि देर बहुत होती है न्याय मिलने में, लेकिन न्याय मिलता है। ठीक है, अब देर से अगर न्याय मिले तो मेरा मानना है कि वो न्याय नहीं है। ठीक है, वो आप उसे सांत्वना दे रहे हो। जैसे कि अभी मैं हाल ही के दिनों में कुछ 10-15 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था। एक व्यक्ति के ऊपर 100 रुपए का, मात्र 100 रुपए का घूस लेने का आरोप लगाया गया था, आज से 35-36 साल पहले। ठीक है, 35-36 साल पहले उसके ऊपर 100 रुपए का घूस लेने का आरोप लगाया गया। कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। ठीक है, और जेल ऐसा भेजा गया कि भाई, अभी अब फेक थी न्यूज़ या कैसी थी, मैंने उसे वेरीफाई तो नहीं किया, बट एक अच्छी वेबसाइट पर पढ़ रहा था न्यूज़ वाली, तो मुझे लगा सही होगी। ठीक है, तो क्या है कि उसे जब जेल भेज दिया गया, 35 साल तक वो जेल में रहा और कोर्ट में केस लड़ता रहा। 35 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित किया, घोषित कर दिया। अब बताओ, 35 साल उसके बेकार गए, 35 साल की सैलरी बेकार गई, उसकी पत्नी मर गई, वो इलाज नहीं करा पाए, उसके बच्चे नहीं पढ़ पाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो देखो, ये इसे आप न्याय नहीं कह सकते, उसे सांत्वना कह सकते हो। हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, काफ़ी लोगों को उस पर विश्वास है, बट न्याय देने में देरी बहुत करती है न्यायपालिका, जो कि एक मेरा मानना है कि ये गलत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए, और आप भी इस पर थोड़ा सोचिएगा। अब यहाँ पर कुछ शब्द चैप्टर में जो इस्तेमाल किए गए उनका अर्थ बताया गया, एक एक करके मैं जल्दी बता देता हूँ, आप भी समझ लो। ठीक है, तो शब्दावली है। सबसे पहला शब्द है गठबंधन सरकार। सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी बता देता हूँ। विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो 2-3 पार्टियां मिलकर के बहुमत साबित करती हैं और सरकार बना देती है, इसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक क्रिटिकल और मतलब छोटी सी डेफिनेशन दी गई, समझ लो। व्यक्तियों का ऐसा निकाय, क्या है? व्यक्तियों का ऐसा निकाय अर्थात समूह, जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं समझिएगा? संविधान और कानून के आधार पर। किसके आधार पर? संविधान और कानून के आधार पर नीति बनाने अर्थात कोई नियम बनाने, फैसला करने, ठीक है, और तीसरा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। मुख्य रूप से कार्यपालिका के 2 रूप हैं, एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है गैर राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, जो गैर राजनीतिक कार्यपालिका है आप उसे देखोगे तो इसमें आती है आपकी विधायिका मुख्य रूप से। ठीक है, मंत्री आते हैं, सारे के सारे विधायक आते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री, ये सब आते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से नीति बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और जो आपकी गैर राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें अधिकारी आते हैं, ये क्या करते हैं? ये इनको लागू करते हैं। कुछ छोटे मोटे फैसले भी लेते हैं, लेकिन हाँ, लागू करने का कार्य मुख्य रूप से गैर राजनीतिक कार्यपालिका का होता है, जो कि स्थायी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सरकार किसे कहते हैं? तो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन
सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्यवस्था करने का अधिकार होता है। मुख्य रूप से संस्थाओं का ऐसा समूह, ठीक है, कोई एक दो नहीं, कई सारी संस्थाएं एक ग्रुप में रहती हैं जहां पर, ठीक है, जिसके पास पूरे देश में व्यवस्थित जनजीवन अर्थात जो लोग रहते हैं, ठीक है, पूरे देश में रहने वाले लोगों को का जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, कानून को लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, ठीक है, उसी को सरकार कहते हैं। अब सरकार के कई सारे रूप होते हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा गया सरकार का ऐसा समूह, संस्थाओं का ऐसा समूह, संस्थाओं का, ठीक है, इसमें विधायिका भी आती है, न्यायपालिका भी आती है, कार्यपालिका भी आती है, तीनों आती है सरकार में, ठीक है, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर न्यायपालिका, सरकार के अंतर्गत तीनों आते हैं, ठीक है। ये कानून बना सकती हैं, कानून को लागू कर सकती हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था, मतलब कानून की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है, न्यायपालिका व्याख्या करने का काम करती है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संस्थाओं को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से तीन ही संस्थाएं हैं। एक अगर मुख्य संस्थाओं की बात की जाए, न्यायपालिका और आपकी कार्यपालिका और तीसरी विधायिका, ठीक है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर के सरकार का गठन करती हैं। आगे न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटाने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। बहुत आसान है, ठीक है, याद कर लेना इसे। अगर न्यायपालिका किसे कहते हैं प्रश्न आता है तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। विधायिका किसे कहते हैं? तो जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है उसे विधायिका कहते हैं, ठीक है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयक को बनाने का विशेष अधिकार भी होता है, ठीक है। मुख्य रूप से आप इतना याद कर लो कि भाई जनप्रतिनिधियों की सभा को विधायिका कहा जाता है, जिनके पास में कानून बनाने का अधिकार होता है और सरकार पूरी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे अगला, हाँ, देखो विधायिका जो है पूरी सरकार को कंट्रोल नहीं करती, इस बात को याद रखना है। विधायिका के पास मुख्य रूप से कौन सा कार्य होता है? कानून बनाने का, ठीक है। कानून बनाने के अलावा अगर हम देखें तो भैया कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरी वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार इनके पास होता है, ठीक है। एक मिनट। अब अगला है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन किसे कहा जाता है, इसे भी समझो। तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया गया हो, ठीक है। सक्षम अधिकारी यानी उस लेवल का अधिकारी, ठीक है, एक अधिकारी के द्वारा जारी किया गया एक लेटर, कार्यालय ज्ञापन उसी को कहते हैं। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया गया, ये एक लिखित रूप से लेटर जारी किया था, उसी को कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक संस्था किसे कहते हैं? तो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह ही राजनीतिक संस्था कहलाती है, ठीक है। अगर प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक संस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना देश की सरकार और राजनीतिक जीवन, दोनों चीजें के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं के समूह को ही राजनीतिक संस्था कहते हैं। राजनीतिक संस्था अर्थात पार्टियां जो सरकार और राजनीतिक जीवन के आचारों को नियमित करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे समूह होते हैं, प्रक्रियाओं नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह। आरक्षण किसे कहते हैं? तो भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समूहों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति, ठीक है। तो आरक्षण सबको पता है, क्या बताना, ठीक है। डेफिनेशन दी गई है तो आप इसे चाहो तो याद कर लो। और राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य का अर्थ सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसका अर्थ थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, इसे समझ लो। आरक्षण का सबको पता है। देखो, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, क्या कहा जाता है? सबसे पहले संगठित सरकार हो, ठीक है। और दूसरा, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई। राज्य का मतलब किसी एक प्रांत से आप नहीं ले सकते, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। राज्य उसी को कहते हैं जिसकी एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई हो, ठीक है, जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो, ठीक है। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। राज्य जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। सरकार जो है, संगठित सरकार, ये हमेशा बदलती रहती है, बट राज्य फिक्स रहता है, ठीक है। निश्चित क्षेत्र है जो बना रहता है, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई है। आगे, बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में प्रयोग किया था, अर्थात हम राज्य को कभी कभी देश कहते हैं, ठीक है, कभी कभी राष्ट्र कहते हैं, कभी कभी राज्य कहते हैं। जैसे कहा जाता है भारतीय राज्य,
कहा जाता है। ठीक है, राज्य का अर्थ केवल एक प्रदेश से नहीं है। ठीक है, प्रदेश को तो हम राज्य बोलचाल के रूप में कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग देश, किसी देश के अंदर के प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है, अर्थात देश के अंदर जो प्रांत होते हैं, जो प्रदेश होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम राज्य शब्द का इस्तेमाल कई बार करते हैं। ठीक है, बट राज्य शब्द का जो रियल अर्थ है वो ये है कि निश्चित क्षेत्र में फैली एक राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार और घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो, जैसे कि भारत देश के पास में। ठीक है, तो भारत को आप एक राज्य कह सकते हो, भारतीय राज्य, पाकिस्तान राज्य, चाइना राज्य। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो, अमेरिकी राज्य, ऐसे आपको अलग अलग देशों को राज्य कह सकते हो। ठीक है, हाँ, इसका उपयोग हम अपने देश के अंदर जो प्रांत होते हैं, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया तो इसे एक राज्य कह दिया, मध्य प्रदेश को एक राज्य कह दिया, बिहार को एक राज्य कह दिया, उड़ीसा को एक राज्य कह दिया, ऐसे हम अलग अलग राज्यों को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम मतलब एक उपयोग कर लेते हैं अन्य एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, आई होप आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। टेलीग्राम पर हम कई सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं और ऑफर वगैरह जो चलते हैं उनको भी टेलीग्राम पर देते रहते हैं। बाकी अगर कोई प्रश्न पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। हाँ, क्लासेस का अपडेट आपको व्हाट्सएप पर मिलता रहता है। नोट्स वगैरह परचेस करने और हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी के अभी दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कूपन कोड एक दे रहा हूं, अभिषेक सर, ABHISHEKSIR। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स में आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये कूपन कोड आप सभी के लिए, अगर आप चाहो तो इसका उपयोग करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करने पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, क्विज भी मिलेगी, डाउट ग्रुप भी मिलेगा, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, क्लासेस भी सारी मिलेंगी। तो अभी के भी जाइए और कोर्स को परचेस कीजिएगा। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है लोकतांत्रिक अधिकार। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लोकतांत्रिक अधिकार वाला। इसे भी हम अब आज लेकर के आए या कल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसे आज ही स्टार्ट कर दिया जाए या फिर कल। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।